नमस्कार दोस्तों, कहानी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खतरनाक सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। भारत का वो हत्यारा जिसने बिना बंदूक या चाकू के 900 से ज्यादा कत्ल किए। कहा जाता है कि 18वीं सदी में लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए उसका नाम ही काफी था। उस शातिर किलर का नाम है ठग बहराम। दुनिया भर के अपराधियों की लिस्ट में लिखे तमाम सीरियल किलर्स के मुताबिक जो दस्तक बहराम के नाम की थी, ऐसी ना तो उससे पहले किसी ने देखी और न ही उसके बाद ये खौफ किसी के नाम हुआ। बहराम बेहद अनोखे तरीके से अपने शिकार की हत्या करता था। यह कहानी उसी सीरियल किलर के बारे में है जिसकी हैवानियत का किस्सा न सिर्फ इतिहास की किताबों में है बल्कि इसके जुर्म के किस्से सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। वह जहाँ से गुजरता था लोग उस स्थान से दूर चले जाते थे। मात्र एक पीले रूमाल की सहायता से वे अपने शिकार को पल भर में खत्म कर देता था। आइए जानते हैं इस दरिंदे की पूरी कहानी। इस कहानी को समझने के लिए हम चलते हैं 18वीं सदी के युग में। 18वीं सदी खत्म होने को थी। मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी का रौब बढ़ रहा था। ऐसे में दिल्ली से जबलपुर जाने वाले रास्ते में स्थित थाने में हर रोज किसी न किसी शख्स की गुम हो जाने की खबर आने लगी। अंग्रेज अफसर समझ नहीं पा रहे थे कि इतने सारे लोग आखिर गायब कहाँ हो रहे हैं। कराची, लाहौर, काठियावाड़ और मुर्शिदाबाद के कई व्यापारी रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। इसे घर लौट रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की टोली भी अपनी ड्यूटी पर नहीं लौट रही थी। उनका भी कोई अता पता नहीं था। पुलिस की फाइलें लगातार गायब हो रहे लोगों की शिकायतों से बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंग्रेज अफसर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आलम यह हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करना पड़ा। फरमान के मुताबिक कोई भी सिपाही या सैनिक इक्का दुक्का यात्रा नहीं करेगा। यात्रा करते वक्त सभी सैनिक बड़े झुंड में चलें और अपने साथ ज्यादा कैश लेकर ना चलें। व्यापारी हो या तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालु या फिर चार धाम के यात्रा करने जा रहे परिवार, सभी निकलते तो अपने अपने घरों से थे, लेकिन न जाने कहाँ गायब हो जाते। ये एक रहस्य था। काफिले में चलने वाले लोगों को जमीन खा जाती या आसमान निकल जाता, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को इन लगातार गायब हो रहे लोगों की लाश तक नहीं मिलती थी। लाश मिलने के बाद ही पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ सकती थी। आखिर कैसे गायब हो रही थी लाशें, किसी को कुछ पता नहीं था। उसके बाद इंग्लैंड से भारत आने वाले अंग्रेज अफसर कैप्टन विलियम स्लीमैन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगातार गायब हो रहे लोगों के रहस्य के पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ ही दिनों में कैप्टन स्लीमैन को पता चल गया कि इन लोगों के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। इन लोगों को गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि ठगों का एक ग्रुप था। एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ लूटपाट के लिए किसी की भी हत्या कर देता था। इस ग्रुप में करीब 200 लोग शामिल थे। इस ग्रुप का मुखिया था ठग बहराम, जो हाईवे और जंगलों में अपने साथियों के साथ घूमता था। इसके निशाने पर हर वो शख्स होता था जिसके पास धन दौलत होती थी, चाहे वो आदमी हो या औरत। बहराम के ग्रुप के बाकी सदस्य भी लूटपाट और हत्याओं को अंजाम देते थे। उस जमाने में बेशक आने जाने और खबरों को इधर से उधर पहुंचाने के साधन बहुत कम थे। इसके बावजूद बहराम के जुर्म के कारनामों को दूर दूर तक पहुंचने में देर नहीं लगती थी। उसके नाम का खौफ इस कदर चारों ओर फैल चुका था कि दिल्ली से लेकर झांसी, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल के साथ साथ कोलकाता तक जाने वाले कारोबारी, सैलानी, तीर्थयात्री, यहाँ तक कि पुलिस और सेना के जवान तक उन रास्तों से किनारा कर लेते थे जिन रास्तों पर बहराम का नाम का साया भी सुनाई पड़ता। साल 1822 में कैप्टन विलियम्स हेनरी स्लीमैन को मध्य भारत के नरसिंहपुर जिले का मजिस्ट्रेट बनाया गया था। ठगों के ग्रुप के बारे में पता लगाने के लिए स्लीमैन शहर शहर और जंगल जंगल भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। स्लीमैन ने ठान लिया था कि वह ठगों को सबक जरूर सिखाएंगे। ठगों के खिलाफ विलियम स्लीमैन ने पूरे उत्तर भारत में एक मुहिम छोड़ दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम स्लीमैन को ठगीज एंड डायोकेटिक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया। इस ऑफिस का मुख्यालय स्लीमैन ने जबलपुर में बनाया। स्लीमैन जानते थे कि जबलपुर और ग्वालियर के आसपास ही ठगों का ग्रुप सक्रिय है। ये दोनों ऐसी जगह थी जहां से देश के किसी भी कोने में जाने के लिए गुजरना पड़ता था।
साथ ही साथ इस इलाके की सड़कें घने जंगलों से होकर गुजरती थीं। इसका फायदा ठग बड़े आराम से उठाते थे। एक तो इन सुनसान जंगलों में किसी को भी अपना निशाना बनाना आसान होता था, साथ ही अपने शिकार का काम तमाम करने के बाद यहाँ छुपना भी आसान था। विलियम स्लीमेन ने जबलपुर में अपना मुख्यालय बनाने के बाद सबसे पहले दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक के हाईवे के किनारे जंगल का सफाया कर दिया। उसके बाद उन्होंने देश भर में गुप्तचरों को फैला दिया। इन गुप्तचरों का काम था ठगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को समझना। ठग अपनी इस भाषा को रामोसी कहते थे। रामोसी एक सांकेतिक भाषा थी जिसे ठग अपने शिकार को खत्म करते वक्त इस्तेमाल करते थे। कैप्टन स्लीमेन ने पानी की तरह पैसा बहाते हुए अपने मुखबिरों का जाल फैलाया और जल्दी ही उन्हें बहराम के उस्ताद ठग सैयद अमीर अली के ठिकाने का पता मिल गया। ब्रिटिश फौज फौरन दबिश करने अमीर अली के घर पहुंची, लेकिन अमीर अली उसके हाथ से फिसल गया और फरार हो गया। उसके बाद अंग्रेज अफसरों ने अमीर अली के परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कई महीनों बाद आखिरकार 1832 में अमीर अली ने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को अंग्रेज फौज के हवाले कर दिया, लेकिन कैप्टन स्लीमेन को अमीर अली की बजाय ठग बहराम का पता जानना था। कैप्टन स्लीमेन ने अपने हथकंडों से अमीर अली का मुंह खुलवा ही लिया और ठग बहराम का पता जान लिया। अमीर अली से ठग बहराम का पता जान लेने के 5 साल तक कैप्टन स्लीमेन को कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन साल 1838 में बहराम की किस्मत उसे कैप्टन स्लीमेन के सामने ले ही आई और अमीर अली की मुखबिरी से उसे अंग्रेज हुकूमत के शिकंजे में फंसा ही दिया। जिस वक्त अंग्रेजी फौज ने बहराम को पकड़ा था, उस वक्त उसकी उम्र 75 साल से ज्यादा थी। करीब 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद कैप्टन स्लीमेन ने आखिरकार बहराम ठग को गिरफ्तार कर ही लिया। उसके गिरफ्तार होने के बाद उत्तर भारत में लगातार हो रहे हजारों लोगों के गायब होने का राज खुला। एक ऐसा राज जो सिर्फ बहरम गिरोह को ही मालूम था। गिरफ्तार होने के बाद बहरम ठग ने बताया कि उसके गिरोह के कुछ सदस्य व्यापारियों का वेश बनाकर जंगलों में घूमते रहते थे। रात के अंधेरे में जो भी व्यापारी का काफिला जंगल से गुजरता था, नकली वेश धारण करने वाले ठग उनके काफिले में शामिल हो जाते थे। काफिले के लोगों को जब गहरी नींद आने लगती तो दूर से गीदड़ के रोने की आवाज निकालते थे। ये गीदड़ की आवाज पूरे गिरोह के लिए एक सांकेतिक आदेश होता था कि अब काफिले पर हमला बोला जा सकता है। थोड़ी ही देर में वे अपने गिरोह के साथियों के साथ बहराम ठग वहां पहुंच जाता था। सारे ठग पहले सोते हुए लोगों का मुआयना करते। बहराम ठग अपने गुर्गों को अपना सबसे पसंदीदा पीला रूमाल लाने का आदेश देता। पीला रूमाल मिलते ही बहराम ठग अपनी जेब से एक सिक्का निकालता और रूमाल में एक सिक्का डालकर गांठ बनाता। सिक्के से गांठ लगने के बाद बहराम ठग एक एक कर सोए हुए काफिले के लोगों का गला घोंट देता। काफिले में शामिल सभी लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद बहराम ठग साथियों के साथ मिलकर जश्न मनाता था, लेकिन जश्न से पहले एक और काम करना होता था। ठग मरे हुए लोगों की लाशों के घुटने की हड्डी तोड़ते थे। हड्डी तोड़ने के बाद लाशों को तोड़ मोड़ कर मौका-ए वारदात पर एक गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता। दरअसल काफिले में शामिल व्यापारियों को मारने के बाद बहराम ठग और उसके गिरोह के सदस्य वहीं उसकी कब्र बना देते। अगर वहीं उनकी कब्र बनाना संभव न हुआ तो उनकी लाशों को पास के किसी सूखे कुएं या फिर नदी में फेंक देते थे। यही वजह थी कि पुलिस को गुमशुदा लोगों की लाश कभी नहीं मिलती थी और न ही इन ठगों का कोई सुराग मिल पाता था। जब तक बहराम ठग और उसके साथी काफिले के लोगों को ठिकाने नहीं लगा देते, तब तक उनके गिरोह के 2 सदस्य दूर खड़े हुए पूरे इलाके पर नजर रखते। शिकार का काम तमाम होने तक वे दोनों हाथ में सफेद रूमाल लिए हिलाते रहते। सफेद रूमाल से वो दोनों ठगों को इशारा करते रहते कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही उन्हें खतरे का अंदेशा होता, वे दोनों सफेद रूमाल हिलाना बंद कर देते। सफेद रूमाल नीचे होते ही ठग चौकन्ना हो जाते। रूमाल हिलने लगता तो वो अपने काम में एक बार फिर से मशगूल होने लग जाते। अपने शिकार का काम तमाम करने के बाद ठग मौका-ए वारदात पर ही जश्न मनाते थे। जश्न के तौर पर जिस जगह मारे गए लोगों की कब्रगाह बनाई जाती थी, वहां नाच गाना करते, कव्वाली का दौर चलता। गाने बजाने से जब थक जाते तो कब्रगाह के ऊपर बैठकर ही वे गुड़ खाते थे। कहते हैं कि ठग जिस किसी भी नए सदस्य को अपने गिरोह में शामिल करते थे तो उसे कब्रगाह पर बैठकर गुड़ खिलाया जाता था।
एक बार कैप्टन सलीमैन ने एक टक से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि हुजूर, तपोनी यानी कि कब्रिगा का गुड़ जिसने भी चखा उसके लिए दुनिया ही दूसरी हो गई। अगर आपने भी तपोनी का गुड़ खा लिया तो फौरन टक बन जाओगे। अगले 2 साल तक अंग्रेजों की अदालत में ठग बेहराम के खिलाफ मुकदमा चलता रहा और 1840 में बेहराम को जबलपुर के पास कटनी में सलीमनाबाद के एक पेड़ में खुलेआम फांसी पर लटका दिया गया। उसके साथ लटकाया गया था 40 और ठगों को, जबकि कुछ ठगों ने अंग्रेज अफसर के सामने घुटने टेक दिए, जिससे उन्हें सुधार गृह में भेज दिया गया। कहा जाता है कि सलीमैन का एक पड़पोता इंग्लैंड में रहता है और उसने अपने ड्राइंग रूम में उस पीले रूमाल को संभाल के रखा हुआ है। वही पीला रूमाल जिससे ठग बेहराम लोगों को मौत के घाट उतारता था और जिसके चलते उसने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर बना दिया। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक कस्बा है सलीमनाबाद, जो अंग्रेज अधिकारी कर्नल हेनरी विलियम सलीमैन के नाम से बसा है। सलीमनाबाद थाना का पुराना भवन कर्नल सलीमैन की चौकी माना जाता है। यहाँ सलीमैन की याद में एक स्मारक बनाया गया। साथ ही दीवार पर सलीमनाबाद की उत्पत्ति संबंधी लेख भी लिखा है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस का जनक कर्नल सलीमैन को बताया गया है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।